तो जयंत सिन्हा जी से शुरुआत करेंगे क्योंकि अंतरिम बजट से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी जयंत जी, लेकिन एक तरीके से अगर कहा जाए तो पॉपुलिस्ट बजट से चर्चा की शुरुआत हुई थी, लेकिन आते आते ये फ्लैट बजट हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी यहां पर छोड़ गया कि क्या ये वाकई एक रोड मैप सेट करता है आपकी सरकार के लिए? क्या आप तैयार हैं पूर्ण तरीके से जुलाई में फुल फ्लेजेड बजट पेश करने के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा नेहा जी। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि जब जुलाई में हम लोगों की ही सरकार यानी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अपना संपूर्ण बजट देगी, तो जो हम लोगों ने इस बजट में दिशा दिखाई है, विकसित भारत की दिशा दिखाई है, विकसित भारत का रोड मैप दिखाया है, उसको हम लोग पूरे महीनता से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन तब भी इस इंटरिम बजट में भी 3-4 ऐसी मुख्य बातें हैं जिस पे सबको ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने दिखाया है कि जो 4 स्तंभ हैं यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इन सबको हम लोग पूरा प्रोत्साहन देंगे। दूसरा, माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोग निवेश को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और निवेश के कारण ही हम लोगों की लॉन्ग टर्म जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, जो उसकी दर है, उसको हम लोग कायम रख सकते हैं। तो निवेश वो जादू है जिसके द्वारा ये वृद्धि हम लोगों की जो हो रही है वो बरकरार रहेगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि हम लोग रिसर्च और इनोवेशन, और इसमें 1 लाख करोड़ की भी जिक्र की गई कि 1 लाख करोड़ का हम लोग निवेश करेंगे, जिसमें कि हम लोग अनुसंधान के द्वारा और गति हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को दे सकते हैं। ज्ञान पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि प्री बजट भी हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन गौरव वल्लभ जी से एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि जो बात जयंत जी ने कही है। गौरव जी, आत्मविश्वास से भरी हुई है सरकार या अति आत्मविश्वास है, या फिर उन्हें किसी भी बजट रूपी नीतियों और घोषणा की जरूरत ही नहीं है, उन्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि 2024 में उनकी सरकार आ रही है और 400 पार यह आंकड़ा रहने वाला है? नेहा जी, आंकड़ा क्या रहेगा वो तो भविष्य बताएगा, पर मैं इंडिया टुडे और आप ही का एक रिसर्च जो आपने करी वही उसी का हवाला देता हूं। आज वित्त मंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण पढ़ा तो उसमें 43 बार 43 टाइम्स पीएम और टैक्स वर्ड का उल्लेख हुआ और एक बार भी जॉब वर्ड का उल्लेख नहीं हुआ। तो ये बजट प्रधानमंत्री और कर को के ऊपर संबोध इसका फोकस था। जैन जी कह रहे हैं 4 चीजों पे था। जैन जी, जो वित्त मंत्री जी है वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री पे फोकस्ड बजट बोल रही थी, करों के ऊपर बजट बोल रही थी, जॉब्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो युवा को और क्या चाहिए जॉब्स के? तो आपका एक जो आधार था उसको आपने कुछ नहीं दिया। दूसरा आधार आपने कहा अन्नदाता। अन्नदाता को क्या अपेक्षा थी इस बजट से कि कम से कम जो किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिलते हैं वो बढ़ के 12,000 रुपए हो जाए। वो 6,000 के 6,001 नहीं हुए तो उसको क्या मिला? 0 सन्नाटा। तो अन्नदाता भी आपके हाथ से चले गया। तीसरा, महिला। नेहा जी, महिलाओं को क्या चाहिए था कि महंगाई पर निजात मिले। चावल, तूर दाल, आलू, प्याज, टमाटर। लखपति बहन जो है 3 करोड़ का टारगेट है इनका। लखपति बहन तो ठीक है, लखपति दीदी, लखपति भैया तो जब बनेंगे जब देख लेंगे। पर आज देश के हर व्यक्ति को सरकार ने लखपति कर्जदार बना दिया है। वो कैसे? फिर देखिए आप जुमलों पे आ गए। नहीं, अरे आंकड़ा नेहा जी, आंकड़ा आप समझते हो ना सर? आंकड़ा ये है कि भारत सरकार पर जो कुल कर्ज है वो 169 लाख करोड़ है। तो प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया 1,19,000 रुपए। तो लखपति भैया, भाभी, दीदी बनेंगे जब देख लेंगे। पर आज के समय सरकार ने हर हिंदुस्तानी को लखपति कर्जदार बना दिया है। हर हिंदुस्तान के व्यक्ति पर 1,19,000 का कर्ज है। अगर ये पॉपुलिस्ट बजट हो जाता, घोषणाएं हो जाती, तब भी आपके पेट में दर्द होता। अब नहीं हुई है तब भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप कह रहे हैं क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मैं 2 पॉइंटेड सवाल जैन जी से पूछ लेती हूँ। एक रोजगार के मुद्दे पर जैन जी, दूसरा महंगाई के मुद्दे पर, और तीसरा जो हर किसी की जुबान पर रहता है, वित्तीय घाटा कैसे कम किया जाए, क्योंकि टैक्स के दायरे को लेकर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन रिबेट का दायरा नहीं बढ़ाया गया। वित्तीय घाटा जो है उसको कम किया गया है। 5.9% बोला गया था, जो लक्ष्य था 5.8% आया और आगे के समय 5.1% आएगा। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट जो थी, जो वित्तीय घाटा था, उसको कम किया गया है। दूसरा, अगर हम लोग महंगाई की बात करें, महंगाई पे भी हम लोग लगाम बहुत अच्छी तरह से लगाए हुए हैं। 5% ही महंगाई का दर है और कम होते चले जा रहा है। और ये जब पूरे विश्व में संकट आया हुआ है, खासकर तेल के दाम में,
तो इस तरीके से महंगाई पे भी हम लोग लगाम लगाए हुए हैं। जहां तक गोविंद जी ने कहा कि रोजगार की कोई बात नहीं थी, अरे भाई युवा ही युवा की हम लोग बात कर रहे हैं, और युवाओं के मन में आज सिर्फ एक ही बिंदु है कि उनको रोजगार मिले, और रोजगार के लिए उन्हें हुनर, उन लोगों के लिए शिक्षा, उन लोगों के लिए स्टार्टअप में व्यवस्था, उन लोगों के लिए रोजगार में पीएलआई की व्यवस्था, निवेश की व्यवस्था, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, इन सब चीजों में तो रोजगार ही उत्पन्न होता है। हर चीज जो है वो रोजगार की ओर ही केंद्रित है, और वो इस बजट में पूरी तरीके से दिया गया है। और अंतिम विषय जो उन्होंने कहा कि अन्नदाता को कुछ नहीं मिला, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतनी नीतियों का जिक्र किया गया जिसमें फिशरीज की बात हुई, डेयरी की बात हुई, नैनो डीएपी की बात हुई, उनको ये भी बताया गया कि कोऑपरेटिव्स में हम लोग कितनी वृद्धि कर रहे हैं। तो हर साधन जो हमारे कृषि भाई बहन है उनको हर साधन दिए जाएं, उस पर सरकार पूरी तरीके लेकिन से सर लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि किसान सम्मान निधि का जो रकम है वो बढ़ाई जाएगी, 12,000 तक कर दी जाएगी। संपूर्ण बजट में आने दीजिए, संपूर्ण बजट में देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता मतलब है। आप ही ला रहे हैं संपूर्ण बजट? हम लोग तो ला ही रहे हैं संपूर्ण बजट। मैंने कहा है ना कि मोदी जी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में हम लोग संपूर्ण बजट पेश करेंगे, जो उस प्रस्तुतिकरण में देखा जाएगा कि और क्या किया जा तो सकता है। हैट्रिक मारने के लिए यहाँ पर जयंत जी की सरकार तैयार है। 2014, 2019, 2024 एक बार फिर से आप ही की सरकार 5 साल का बजट पेश करेगी, और इसका एक संकेत वित्त मंत्री ने आज अपनी स्पीच के दौरान भी दिया। बिल्कुल दिया, और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ दिया, क्योंकि जो हम लोगों को इस समय आम जनता से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अद्भुत है। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा ही हो रही है। और इसको मैं एक एकदम स्पष्ट, नेहा जी एक आंकड़ा आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों की इकोनॉमी यूपीए ने हमें सौंपी तो फ्रेजाइल 5 थी, आज हमारी इकोनॉमी जो है वो टॉप 5 में। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फ्रेजाइल 5, टॉप 5, और ये बात करते हैं के शेप रिकवरी की, आप बात करते हैं वी शेप रिकवरी की। केवी सुब्रमण्यम जी, आपके नाम में के भी है, वो वी भी है, लेकिन इस बीच हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार से जुड़ा, क्योंकि आपने इस पे एक डिटेल्ड रिसर्च करी है, एक स्टडी करी है, और आपसे जो बातचीत हो रही थी उसमें मुझे यही मालूम पड़ा कि आप एक सकारात्मक संकेत हिंदुस्तान में देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। ऐसा किस आधार पर है, ये समझाइए, और आपके 5 टेकअवेज आज इस बजट से क्या है? पहले मैं नेहा जी मेरी जो टेकअवेज हैं बजट पे 3 शब्दों में कहूँगा मैं। ये बजट जो है जिम्मेदार बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, और इसीलिए ये विकासशील बजट है। जहाँ तक बेरोजगार के जो आंकड़े हैं उसमें मैं पहला आंकड़ा जो कई लोग रोजगार के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं, तो यदि हम आंकड़ों पे देखें तो युवा में जो ये जो 18 साल से 25 साल का जो वर्ग है उसमें यदि हम पीएलएफएस का डेटा, सीएमआई का डेटा नहीं, जो कि मैं सीएमआई का डेटा काफ़ी अनरिलायबल होता है, विश्वसनीय नहीं होता है, पीएलएफएस के डेटा में देखें तो पिछले 5 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां बनी हैं ये हमारे युवाओं के। और ऐसे समय में जब इस वर्ग में जो आबादी बढ़ी है वो सिर्फ 1.4 करोड़, और इसमें जो हमारे पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन थे टीसीए अनंत, उन्होंने इस पे लिखा है और उन्होंने कहा है कि इस वर्ग में जितना रोजगार बना है वो एक्चुअली सबसे ज्यादा है। तो आंकड़े साफ है, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि रोजगार बना है। एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं, यदि आप जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जिनको देखें आप 2017-18 का आंकड़ा ले लें और 2022-23 का, उसमें 2.5 करोड़ इजाफा हुआ है सैलरीड इंडिविजुअल्स का। और फॉर्मल सेक्टर में आप देखें तो उसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 1.8 करोड़। इसके अलावा तीसरा जो दृष्टिकोण मैं आपको प्रस्तुत करूं तो कोविड के महामारी के बाद हम अर्थशास्त्री 3 आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और यदि आप ये क्वार्टरली पीएलएफएस लें या फिर एनुअल पीएलएफएस, दोनों में आप देखें तो महामारी के मुकाबले आज के तारीख में इन तीनों आंकड़ों में अभी बेहतर सिचुएशन जो है बेहतर है। तो ये आप आंकड़े देखें तो ये जो कहानियां लोग गढ़ते हैं बेरोजगार के बारे में, आंकड़े तो साफ साफ बता देते हैं कि क्या है। आपकी ही पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया जी कल आई थी, वो भी वो 10,000 लोगों का एग्जाम्पल दे रही थी जो अब से कुछ ही देर पहले आप दे रहे थे यहाँ इसी पैनल पर। आपने कहा कि वो लोग हरियाणा से इजराइल जाने को तैयार हैं, वहां मरने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, इतने ज्यादा परेशान है। आप अपनी उस बात पर कायम है? एक और नया एग्जांपल देता हूं आपको। अभी दिल्ली जू के अंदर जानवरों के केयर टेकिंग के लिए वैकेंसी निकली।
एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी, इंजीनियरिंग किए हुए सैकड़ों छात्रों ने वहां पे अप्लाई किया जानवरों की देखभाल के लिए, और आप यहाँ पे बैठ के हमें रोजगार का ज्ञान दे रहे हैं। चलिए साहब, सीएमआई तो देशद्रोही है, देशद्रोही काम करती है, उनका आंकड़ा मत मानिए आप, क्योंकि वो बेरोजगारी की दर ये कह रही है सीएमआई कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बांग्लादेश में 12% है, भारत में 24% है। 20 से 24 आयु वर्ग में 44.5% लोगों के पास रोजगार नहीं है। सीएमआई का आंकड़ा ये कह रहे हैं, हम नहीं मानते उसको। सुब्रमण्यम जी एक नहीं मिनट, एक मिनट, मैंने अब मैं शोध इन्हीं का करके आंकड़ा, इन्हीं के आंकड़ों पे चलते हैं। ये कह रहे हैं मैं तो पीएलएफएस का आंकड़ा मानता हूं। पीएलएफएस के आंकड़े में भी जो रोजगार में जो इंक्रीज बताई गई है वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में दिखाई गई है, और रूरल बेरोजगारी में सुधार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो व्यक्ति घर बैठ ही नहीं सकता, तो वो सिर पे सामान ढोता है, कंधों पे रिक्शा चलाता है, उसको ये रोजगार मानते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर उसको रोजगार मानते हो तो देश के 60% आबादी को 5 किलो मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? जैन जी, इसका जवाब दीजिए। आप ये समझिए कि जो हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं वो आपको वो साधन दे रहा है जिसके द्वारा आप अपने हुनर में, अपने शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में आप निवेश कर सकते हैं। ये एक सहारा है, एक बहुत बड़ा सहयोग है निचले तबके को, जिसको इस प्रकार से आप समझिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही मिल रहा है। और साथ साथ जो कुछ इन लोगों की कहानियां होती हैं कि हरियाणा से ऐसे लोग गए या दिल्ली जू में ऐसे इन लोगों ने काम किया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं और दिन रात लोगों से मैं मिलता रहता हूं, कि जब मैं लोगों को कहता हूं कि आप ये काम करने को तैयार हैं, आप यहाँ भी इस फैक्ट्री में आपको नौकरी मिल सकती है, वहाँ भी नौकरी मिल सकती है, लोग कहते हैं नहीं, हम लोग अगर हम हजारीबाग में हैं, हजारीबाग में ही हम लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम लोगों को झारखंड में ही रोजगार मिल रहा है, हम यहीं संतुष्ट हैं, हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो आप समझिए कि आवाज जनता से आ रही है, वो आपको बता रही है कि जो मेहनत करना चाहता है, जिसके पास हुनर है, उसको रोजगार की कोई कमी नहीं है।